पीपीटी सेट कर लेते हैं। कल के अगर हम सेशंस की अगर हम कल के बात करें तो कल हमने स्टार्ट किया था सेशन को दोस्तों व्हाट इज ट्रेनिंग से, जहां पर हमने ट्रेनिंग की विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो जरूरी स्किल्स होती हैं उनको उन सारी स्किल्स को अपने अंदर भरने की प्रक्रिया को ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर हमने ट्रेनिंग के बेनिफिट्स की बात करी थी कि ट्रेनिंग क्या इंपॉर्टेंस होता है। ट्रेनिंग हमारे लर्निंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, ट्रेनिंग हमारी परफॉर्मेंस को बेटर कर देता है, ट्रेनिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है हमारे अंदर, और ट्रेनिंग हमको मदद करती है सारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। देन उसके बाद हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करी थी। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग की 3 बड़ी खूबियों के बारे में बात करी थी जिन्हें एक्सप्लेन करना जरूरी है। जब भी आप समझाते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग तो ये 3 पॉइंट्स हैं, रखना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि बेस्ट ऑप्शन है अर्निंग मनी, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। और तीसरा पॉइंट, मार्केटिंग इज इजीएस्ट बिजनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, और ऐसा क्यों है ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो कल का सेशन अगर किसी का मिस हुआ होगा तो अभी भी अटेंड कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि फिर हमने बात करी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग और बाकी बिजनेसेस में क्या फ़र्क है, उनके डिफरेंसेस के बीच में बात करी थी। और फिर उसके बाद इसको व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग के टॉपिक को कवर करने के बाद हमने बात करी थी व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें क्यों करना है। उसके बाद जब हमने क्यों पे बात करी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, अर्जेंसी क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने की, तब हमने सबसे पहले टॉपिक कवर किया था ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स के अंदर हमने बात करी थी कि हमारे देश में अलग अलग समय पे अलग अलग बिजनेसेस का ट्रेंड था और चला और फिर आज चला गया। जिन्होंने सही ट्रेंड में सही समय पे कदम रखा उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, और जो लोग सही ट्रेंड को नहीं पहचान पाए उनकी जिंदगी वैसी की वैसी चलती रही। ठीक है ना। तो हमें आज जरूरत है आज के ट्रेंड को पहचानने की, और हमने डिस्कस किया था कि आज का जो करंट बिजनेस ट्रेंड है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का है, और इसमें बहुत ह्यूज 4 से 5 मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान के अंदर गोल्डन टाइम पीरियड है। और जो भी व्यक्ति आने वाले 4 से 5 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना पूरी ताकत से काम करेगा वो व्यक्ति यहाँ से बहुत अच्छा करियर बिल्डअप कर लेगा, बहुत अपनी सफलता हासिल कर लेगा। इसके बारे में डिटेल में कल हमने बात करी थी। उसके बाद हमने बात करी थी कि एक आम इंसान को हम कैसे जो है बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, एक आम इंसान का रीजन कैसे क्लियर करें। तो उसके लिए हमने बात करी थी महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में कल हमने बात करी थी। तो इसमें महंगाई के बारे में हमने एक व्यक्ति है मिस्टर राम, उनका हमने एग्जाम्पल लिया था कि महंगाई किसको कहते हैं। उनके एग्जाम्पल से हमने समझा था कि महंगाई किसको कहते हैं। वास्तविकता में जब वस्तुओं के दाम तो लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हमारी आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही होती है जिस रफ्तार से वस्तुओं के दाम बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे लिए महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, और जिससे कि हमारा आने वाला समय में हमारा जीवन स्तर और खराब और खराब और खराब होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है, महंगाई से अगर हमको लड़ना है तो हमारी आमदनी की रफ्तार महंगाई की रफ्तार से ज़्यादा तेज होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर हमने कल एक स्टैटिस्टिक्स देखा कि महंगाई की रफ्तार किस रफ्तार से बढ़ती है, महंगाई की रफ्तार क्या है। तो हमें पता चला कि महंगाई की रफ्तार है कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और आने वाले वर्षों में 2025 एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर एक परिवार को मेंटेन करने के लिए, एक परिवार का महीने का खर्चा चलाने के लिए कम से कम लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। तो बड़ा प्रश्न ये है आम इंसान के सामने कि हम आज की डेट में ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं या ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जिससे कि लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए महीना हमारे घर में इनकम आती रहे। क्या हम ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल था हमारे सामने। तो इसके द्वारा जो है हमने कल वाई को क्लियर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने जो हमारा टॉपिक जो चेंज हुआ, उसके बाद हमने बात करी नेटवर्क मार्केटिंग करना है क्यों करना है। जब हमने समझ लिया तो उसके बाद हमारी जो है यहाँ से जर्नी शुरू हुई कि चलिए ये तो समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें क्यों करना है। अब हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करना है, इसके ऊपर हमने बात करी थी। और जब हमने बात करी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करना है, तो उसके बाद हमने सबसे पहले बात करी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए हम सभी लोगों को। तो हमने बात करी कि 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आप इस बिजनेस के अंदर 100% सक्सेस हो सकते हैं।
इसके बारे में हमने बात करी। तो वो 3 काम है, एक्साइटमेंट, टेक्निक्स एंड फाइन ट्यूनिंग। 90% सफलता इस बिजनेस में एक्साइटमेंट से मिल जाती है। 8% सफलता इस बिजनेस में कुछ टेक्निक्स है छोटी छोटी, उनका इस्तेमाल करने से मिलती है। और 2% सफलता इसमें यहाँ पर मिलती है फाइन ट्यूनिंग से। ये सब मिला के यहाँ पर 100% सफलता बनती है। तो सबसे पहले हमने एक्साइटमेंट के टॉपिक को कवर किया था कि हम ऐसा क्या क्या करें, ऐसे कौन कौन से हम स्टेप्स लें जिनसे हम एक्साइटेड दिखाई दें। ठीक है ना। तो हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया था कि आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक्साइटेड दिखें, कि लोगों को आप एक्साइटेड दिखें, अगर आप चाहते हैं तो आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। आपका ड्रेसअप हमेशा नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। आपकी जो आवाज़ है वो नॉर्मल से हमेशा 25% ऊपर रहनी चाहिए। उसके बाद हमने बात करी कि आप जब भी आप चलते हैं तो आप नॉर्मल से थोड़ा सा फास्ट स्पीड से चलेंगे तो आप जो है एक्साइटेड अपने आप को दिखा पाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद पंक्चुअल रहने के बारे में बात करी थी कि अगर जो एक्साइटेड लोग होते हैं वो पंक्चुअल रहते हैं और जो एक्साइटेड नहीं होते हैं वो कभी भी पंक्चुअल नहीं रहते। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद एनीवन। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को एक्साइटेड दिखाई दें तो उसके लिए आपको ये जरूरी काम करना पड़ेगा कि आपने कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं कभी भी आपने मार्केट में शेयर नहीं करनी है। और इसके बाद हमने 7वां पॉइंट जो डिस्कस किया था एक्साइटमेंट का, मैं थोड़ा सा फिर से एक बार जूम कर देता हूं। 7वां पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एक्साइटमेंट का, वो क्या था? वो था फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है ना। जब तक आप रियल में एक्साइटेड नहीं हो जाते हैं तब तक आपने एक्साइटमेंट की एक्टिंग करते रहना है। ठीक है सर। चलिए, समझ में आ रहा है? ये एक्साइटमेंट, खुद को एक्साइटेड दिखाने के, लोग आपको एक्साइटेड दिखे, है ना, लोगों को आप एक्साइटेड दिखे, जिस भी व्यक्ति से आप मिले उसको ऐसा फील आना चाहिए कि आप एक एक्साइटेड पर्सन हैं। उसके लिए ये सारे काम हमें करने की जरूरत है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने 2% फाइन ट्यूनिंग के ऊपर बात करी थी, बेहतर तालमेल के ऊपर, कि ये एक सिंगल इंसान के बस की बात नहीं है इस बिजनेस में सक्सेस होना। ये एक टीम वर्क है, ये बिजनेस और टीम वर्क है। तो यहाँ पर आपको सबसे बेहतर तालमेल बना के रखने की जरूरत होती है। आपको अपनी टीम से बेहतर तालमेल बना के रखने की जरूरत है। आपको अपने अपलाइन से अच्छा तालमेल बना के रखने की जरूरत है। आप जिस भी व्यक्ति से आज के बाद मिलेंगे सभी लोगों से आपको अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो। ठीक है। तो ये फाइन ट्यूनिंग है। इसके बाद हमने 8% टेक्निक्स के ऊपर बात करनी शुरू करी थी। और यहाँ से जो है लास्ट की जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है हमारी, वो 8 स्टेप ट्रेनिंग हमारी कल शुरू हुई थी। 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर हमने कल पहला जो स्टेप जो डिस्कस किया था वो था गोल सेटिंग। गोल्स के बारे में हमने बात करी थी कल। आप लोगों से हमने पूछा था कि आपके क्या क्या गोल है, तो आप लोगों ने बताए थे, बहुत सारे अपने गोल आपने लिखे थे। स्कूटी चाहिए और 8 लाख महीना, और जो है 8 लाख की कार चाहिए और लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, क्राउन एम्बेसडर का लेवल चाहिए। इस तरीके के आपने कल बहुत सारे अपने गोल यहाँ पर हमें बताए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो गोल्स हैं, इन सारे गोल्स को क्या बोला जाता है? ये सारे गोल्स को बोला जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। ये भी कल हमने डिस्कस किया था कि जितने भी गोल आपने लिखे हैं वो सारे के सारे गोल्स को बोला जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। यानी कि किसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो उसके अंत में परिणाम आपको मिलता है, उस परिणामों के आधार पे जो गोल सेट किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। लेकिन उन परिणामों तक पहुंचने के लिए आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपको कुछ काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम आपको जानबूझ के करने पड़ते हैं। और उन कामों के लिए अगर आपके पास गोल नहीं बने होंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स को हासिल करने के लिए आपको प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स आपको बनाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स को हासिल करने के लिए आपको प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स बनाने पड़ते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। और प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स के अंदर 2 तरह के गोल्स होते हैं, लर्निंग के गोल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के गोल्स। ठीक है। लर्निंग के और इम्प्लीमेंटेशन के, यही तो प्रक्रिया है। हमें इस बिजनेस के अंदर में क्या करना है? सिर्फ 2 ही काम तो करने हैं, कोई तीसरा काम करना ही नहीं। हमें 2 ही काम करने हैं, बस सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, इम्प्लीमेंट करते जाओ इम्प्लीमेंट करते जाओ इम्प्लीमेंट करते जाओ। बस इतना ही करते 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 हम यहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं।
है ना। तो वही फिर जब हमने इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझा तो कल हमने लर्निंग के कुछ गोल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। ये देखिए, ये 4 गोल हमने लर्निंग के कल आपके साथ डिस्कस किए थे कि आपको डेली अपनी वर्क रिपोर्ट अपने अपलाइन को देनी है और 30 मिनट कम से कम हफ्ते में एक बार आपने 1-on-1 अपने अपलाइन के साथ में मीटिंग करनी है, ताकि आपने जो वर्क रिपोर्ट अपने अपलाइन को दी है और उस वर्क रिपोर्ट के आधार पर आपकी कमियां, आपके वीक पॉइंट्स आपको बताए जा सके। आपके अपलाइन आपको आपके वीक पॉइंट्स बताते हैं और आपको जो ज़रूरी एक्शंस लेने हैं उसके बारे में आपको आपके अपलाइन बताएंगे। और उसके बाद में हमने आपको ये भी बताया था कि उसके बाद तीसरा जो गोल आपने बनाना है कि जो भी आपके वीक पॉइंट्स आपके अपलाइन ने आपको बताए हैं कि सर इस काम को सुधार लीजिए, इस तरीके से काम करिए, उनकी आपने हर रोज़ कम से कम 30 मिनट अपने वीक पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है। आपका जो भी वीक पॉइंट है उसकी आपने लगातार हर हफ्ता अपने हफ्ते के सातों दिन आपने कम से कम 30 मिनट आपने हर रोज निकालना है अपने वीक पॉइंट्स की ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद चौथा हमने लर्निंग का गोल बनाया था कि 30 मिनट आपने पर डे निकालने हैं बुक रीडिंग के लिए। ठीक है, ये लर्निंग के गोल्स हैं, इन्हें फॉलो करना सभी लोगों के लिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ये लर्निंग के गोल्स आपको फॉलो करना जरूरी है। इसके बाद हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन के गोल्स भी हमने कल डिस्कस किए थे। इम्प्लीमेंटेशन के गोल्स में हमने बोला था कि सबसे पहला आप गोल बनाइए कि आप अपने लिस्ट में हर रोज कम से कम 5 नए लोगों का नाम आप अपनी लिस्ट में हर रोज कम से कम 5 नए लोगों का नाम शामिल कीजिए, है ना। शामिल करना है अपनी लिस्ट में हर रोज 5 नए लोगों का नाम। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन में आपका पहला गोल है। और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में आपका जो दूसरा गोल हमने बताया आपको वो है कि आप अपनी वर्किंग स्पीड फिक्स कीजिए। ठीक है ना, आपको लंबी दूरी तय करनी है, आपको एक तय समय सीमा के अंदर में आपने एक तय लेवल को अचीव करना है ना। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अगले 6 महीने के अंदर मुझे 80,000 रुपए कमाने हैं, तो 6 महीने में 80,000 रुपए कमाने के लिए आपको आज से ही तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको डेली की वर्किंग स्पीड अपनी फिक्स करनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन का तीसरा गोल आपको बताया था कि आपने हमेशा इस बात का ध्यान में रखना है कि जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हैं उसका फॉलोअप, पहला फॉलोअप उस व्यक्ति का 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और एक हफ्ते के अंदर में, प्लान दिखाने के एक हफ्ते के अंदर में उस व्यक्ति के कम से कम 3 फॉलोअप आपने कर लेने हैं। ठीक है, यहां तक हमारा कल की ट्रेनिंग के अंदर कवर किया था हमने। थोड़ा सा आपका रिपीट हो गया होगा। 8 स्टेप ट्रेनिंग चल रही थी, 8% टेक्निक्स के बारे में हम बात कर रहे थे और जिसमें से कि हमने पहला स्टेप जो है कल डिस्कस कर लिया था। अब बचे हुए 7 छोटे छोटे से स्टेप जिनको हम अगले 30 से 40 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ध्यान से आज के सेशन को अटेंड करिएगा दोस्तों। अब जो अगला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है लिस्ट मेकिंग। आपने एक बार गोल सेट कर लिए तो गोल सेट करने के बाद में आपने एक बार गोल सेट कर लिया तो एक बार गोल सेट करने के बाद में अब आपने एक्शन लेना है। अब ऐसा नहीं है कि गोल्स अपने आप ही अचीव हो जाएंगे या अपने आप ही कोई चमत्कार हो जाएगा या अपने आप ही दुनिया को पता चल जाएगा कि आपने ये कंपनी ज्वाइन करी है और लोग खुद ही आ जाएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जो है आपने लिस्ट बनानी है। जो भी आपने टारगेट्स अपने लिए सेट करे हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए पहला स्टेप जो आपने लेना है वो है लिस्ट मेकिंग। और ये बहुत जरूरी स्टेप है। यहाँ पर आपने गलतियां नहीं करनी है लिस्ट मेकिंग के अंदर में। लिस्ट मेकिंग के स्टेप में आपने गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिस्ट मेकिंग। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगातार स्ट्रगल ही करते रहते हैं, है ना। 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, स्ट्रगल जारी है। कारण क्या है कि आदमी ने पहला कदम तो ठीक से रखा नहीं। पहला कदम ठीक से रखने से पहले उसने दूसरा कदम उठा लिया। अब मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं, आपने जो पांव आगे बढ़ाया उस पांव को अपने जमीन पर रखने से पहले अगर दूसरा पांव उठा लिया तो क्या होगा? आप मुंह के बल गिरेंगे ना। ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ में जो स्टेप्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे होते।
ठीक है, उन लोगों के साथ में ऐसा ही हो रहा होता है जो सही से स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो पहला जो स्टेप है ना यहाँ पर, जो आपने गोल सेटिंग कर लिया अच्छे से, तो गोल सेटिंग के बाद में अब आपने लिस्ट मेकिंग करनी है। जब तक आपने अच्छे से लिस्ट मेकिंग नहीं कर ली ना, जब तक आप लिस्ट मेकिंग के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं गए, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है बिल्कुल भी। लोग इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में गलतियां करना शुरू कर देते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलते हैं उनको। आपने आगे नहीं बढ़ना है अभी यहाँ पर, अभी आपने लिस्ट मेकिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो लिस्ट मेकिंग में कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से नोट करना। पॉइंट नंबर 1, जब भी लिस्ट बनाने की बात आती है, आपका अपलाइन आपसे कहता है लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, तो मैक्सिमम लोग जो सबसे पहली गलती करते हैं वो ये है कि वो बोलते हैं अच्छा 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 अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाओ। वो निकालते हैं अपना मोबाइल फोन और मोबाइल फोन का जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको ओपन करते हैं और ऊपर से लिखना शुरू कर देते हैं। मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को एज इट इज डायरी में छापना शुरू कर देते हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक है, यहां तक भी ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन फिर और क्या गलती करते हैं लोग, उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट को जिस सीक्वेंस में उन्होंने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में प्लान दिखाना भी शुरू कर देते हैं और यहीं पे आप भयंकर गलती कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। तरीका समझिए लिस्ट मेकिंग का। पहला तरीका, पहला स्टेप ये है कि आप अपने मोबाइल फोन को साइड में रख दो। मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट का इस्तेमाल आप शुरू में नहीं करेंगे बिल्कुल भी लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट बनाने के लिए आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आराम से, इत्मीनान से एक साइलेंट जगह पर बैठ जाओ जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पर आप लिस्ट बनाना शुरू करो। अब आपने लोगों के नाम याद करने हैं। अड़ोस में कौन है, पड़ोस में कौन है, सामने कौन रहता है, पीछे कौन रहता है, और थोड़ा सा हमारे मोहल्ले में और कौन कौन लोग रहते हैं, हमारे एरिया में 1 किलोमीटर के रेडियस में और कितने कितने कौन कौन लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। इस तरीके से आपने सोचना शुरू करना है। दिमाग लगाइए, मनन मंथन करिए और एक एक करके उनका नाम लिखना शुरू करिए। समझ में आ रहा है? अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने अपने फोन में, जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। वो तो रिजर्व कोटा है ना, उसको बाद में यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं करना है उसको यूज। अभी इस तरीके से आपने अपना दिमाग चलाना है। आपके दोस्त, आप और किन किन लोगों से मिलते हैं उनके नाम लिखिए, फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, ठीक है ना, आपका जिन लोगों से डेली रोजाना आपका मिलना जुलना है, कोई आपके कलीग्स हो सकते हैं, आप ऑफिस के लिए ट्रैवल अगर करते हैं तो कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आपकी रोज बस स्टॉप पे मुलाकात होती होगी। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी आपसे खाली फेसबुक में ही दोस्ती होगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनका नाम लिखना शुरू करिए। मेक श्योर आपने आपकी जो प्राइमरी लिस्ट आपने बनानी है, जहां से आपने काम स्टार्ट करना है, आपकी शुरुआती लिस्ट कम से कम 250 लोगों की होनी चाहिए। कितने लोगों की? लिख लो इस बात को। कुछ लोग 30 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग 50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं, और 50 लोगों की लिस्ट उनकी फटाफट खत्म हो जाती है और फिर वो सोचते हैं यार ये क्या हो गया, अब आगे कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, अब कहां जाऊं, क्या करूं। आपने जो लिस्ट बनानी है, लिस्ट आपने कम से कम 250 लोगों की लिस्ट बना के आपने काम स्टार्ट करना है। जब तक आपने कम से कम 250 लोगों की लिस्ट ना बना ली, तब तक आपने काम स्टार्ट करना ही नहीं है। ठीक है, ये 250 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद भी आपको कुछ 2-4 स्टेप इसके अंदर करने हैं, ताकि आपका काम तेजी से एकदम, गाड़ी एकदम चौथे गियर पे स्टार्ट हो और एकदम गाड़ी में एकदम ऐसी फुल स्पीड से गाड़ी आपकी स्टार्ट हो, आपका बिजनेस धुआंधार तरीके से स्टार्ट हो। उसके लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप करने हैं यहाँ पर लिस्ट मेकिंग की प्रक्रिया में। यही चाहते हैं ना आप कि आपका बिजनेस धुआंधार स्पीड से शुरुआत हो। तो समझना क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। आपने सबसे पहले 250 लोगों की लिस्ट बनानी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगी, बताऊंगा मैं आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे पहले आप ये समझिए,
यह है सेकंड स्टेप। यहां पर लिखा गया है डू नॉट प्रीजज। आपने लिस्ट में किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने से पहले आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपने किसी भी व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में लिखने से पहले भविष्य वक्ता नहीं बनना है, भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी है। कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन इस बिजनेस के लायक है या कौन इस बिजनेस के लायक नहीं है, ये नहीं सोचना है आपने सामने वाले का नाम लिस्ट में लिखने से पहले। यार ये क्या कर लेगा, इसने तो पढ़ाई नहीं करी, इसने तो आज तक कभी कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तो ये क्या कर लेगा, इसको तो बिजनेस समझ में ही नहीं आएगा। यार ये तो ऑलरेडी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने की कमा रहा है, ये इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करेगा। इस तरीके का हम अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। और इस बिजनेस में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इस बिजनेस में सबसे कठिन क्या है, पूछते हैं लोग मुझसे। और मैं भी कई बार लोगों से पूछता हूं कि इस बिजनेस में सबसे कठिन क्या है, तो कई लोग मुझे जवाब देते हैं कि सर इस बिजनेस में प्लान दिखाना सबसे कठिन है, इस बिजनेस में इनविटेशन करना सबसे कठिन है, इस बिजनेस में टीम को संभालना सबसे कठिन है। बहुत सारे ऐसे जवाब मुझे मार्केट में मिलते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर सबसे कठिन पता है क्या है? इस बिजनेस में सबसे कठिन काम है अपना दिमाग लगाना बंद करना। सबसे कठिन काम है अपना दिमाग लगाना बंद कर देना। जिस इंसान ने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया ना इस बिजनेस के अंदर, वो 100% सक्सेस होगा ही होगा। उसे सक्सेस होने से खुद भगवान भी आके नहीं रोक सकता, लेकिन उसे दिमाग लगाना बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग दिमाग लगा रहे होते हैं लिस्ट बनाने से पहले। यह दिमाग लगाना आपको बंद करना पड़ेगा। जब तक आप दिमाग लगाते रहेंगे लिस्ट मेकिंग करते वक्त, अरे यार 100 बार बोला जाता है, बार बार ट्रेनर आके बोल रहा होता है कि भैया उसका नाम लिखने से पहले दिमाग मत लगा, लेकिन फिर भी हम दिमाग लगा रहे होते हैं। सामने वाला बार बार ट्रेनर बोल रहा होता है कि उसका नाम लिखने से पहले दिमाग मत लगाना, दिमाग मत लगाना, दिमाग मत लगाना। हम फिर भी दिमाग लगा रहे होते हैं कि यार उससे तो मेरा 2 साल पहले झगड़ा हो गया था ना, उससे तो मेरा 2 साल पहले बॉक्सिंग मैच हो गया था मेरा, उससे तो वो मेरे साथ क्यों ज्वाइन करेगा। अरे उसको भी तो पैसा कमाना है, उसे भी तो अपनी जिंदगी सेट करनी है। और माय डियर फ्रेंड, अगर तेरा उससे 2 साल पहले झगड़ा हो भी गया था, तो आज तुझे मौका मिल गया है उस झगड़े को हमेशा के लिए निपटाने का और जिंदगी भर की दोस्ती सेटअप करने का। दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगा रहे होते हैं हम, बार बार लगा रहे होते हैं। मैं जानता हूं इस बात को, मैं इस बात को पिछले कई सालों से एक्सपीरियंस करता आ रहा हूं कि हम नेटवर्कर्स हैं। हम नेटवर्कर्स को बार बार हर ट्रेनिंग के अंदर, आप जब से इस बिजनेस के अंदर है ना, हर हफ्ता मत लगाना, दिमाग मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना, दिमाग मत लगाना, लेकिन फिर भी हम बार बार दिमाग लगा रहे होते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमारा कुछ नहीं हो रहा सर इस बिजनेस के अंदर, हमारा कुछ नहीं हो रहा सर। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा क्यों कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, काश ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बन जाती जिससे कि दिमाग को, अपने दिमाग को निकाल पाना और अलमारी में बंद करके रख पाना संभव होता, तो हर नेटवर्कर को सबसे पहला काम यही करवाया जाता। सबसे पहला काम यही करवाया जाता। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग बार बार दिमाग लड़ा रहे होते हैं। जिस दिन तक आप दिमाग लड़ाते रहेंगे, आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये बात लिख लेना। चाहे आपको इस बिजनेस में 6 महीने हो जाए, चाहे आपको इस बिजनेस के अंदर साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, आप दिमाग लगाते रहेंगे, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। डू नॉट प्रीजज। इस पॉइंट के ऊपर मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लिस्ट मेकिंग करते वक्त सबसे बड़ा जो पंगा आता है वो यहीं पर आता है। ऐसा नहीं है कि हम 100, 150, 200 लोगों को जानते नहीं है, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं हम, लेकिन उनका नाम लिखते वक्त हमारा दिमाग में घोड़े दौड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अपने इन दिमाग में जो घोड़े दौड़ रहे होते हैं ना, इनको नींद की गोली खिला दो और इनको नींद की गोली खिला के सुला दो, ताकि ये दिमाग के घोड़े दौड़े नहीं।
बिल्कुल नॉनसेंस बन जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकदम नॉनसेंस बन जाओ, और जिसका भी नाम तुम्हारे दिमाग में आवे एक एक व्यक्ति का नाम लिखते जाओ। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है, ये निर्णय लेना सामने वाले का काम है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये उसका काम है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, यहां पर आप इस सेंटेंस को डू नॉट प्रीजज, इस लाइन को यहां पर और ज्यादा समझाने के लिए एक और लाइन यहां पर साथ में लिखी गई है। देखिए क्या लिखा है, हमें प्रीजज क्यों नहीं करना है, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। समझ में आया? तो कौन अपने जीवन में क्या ढूंढ रहा है ये आपको नहीं पता। हो सकता है आपको लग रहा हो यार ये सामने वाला तो डॉक्टर साहब है, ये क्यों ज्वाइन करेगा। अरे आपको क्या पता डॉक्टर साहब क्या ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, और डॉक्टर साहब को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या दिख जाएगा आपको पहले से थोड़ी पता है। हो सकता है वो पैसा अच्छा कमा रहे हैं लेकिन अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं और वो आजादी ढूंढ रहे हो सकता है ना कि वो आजादी ढूंढ रहे हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कि सम्मान ढूंढ रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो मर्सिडीज कार ढूंढ रहा हो। आप ये सोच रहे, ये तो आप सोच रहे हैं ना कि सामने वाला तो यार ऑलरेडी इनोवा में या होंडा सिटी में घूम रहा है, वो मेरे साथ क्यों ज्वाइन करेगा यार, है यार ये इसके पास तो पहले से होंडा सिटी है, 17 लाख रुपए की टॉप मॉडल होंडा सिटी में घूम रहा है, ये मेरे साथ क्यों ज्वाइन करेगा। ये तो आप सोच रहे हो ना। हो सकता है कि वो 17 लाख रुपए की जो होंडा सिटी है उसकी ईएमआई चुकाने में उसका धुआं निकल रहा हो सकता है उसके लिए ईएमआई चुकाना ही भारी पड़ रहा हो आज की डेट में लॉकडाउन में, और उसको समझ ही ना आ रहा हो यार कि ये लॉकडाउन लग गया, जैसे ही मैंने होंडा सिटी निकाली, होंडा सिटी निकालते ही अगले महीने लॉकडाउन लग गया और उसके अगले महीने मेरी नौकरी चली गई। अब इसकी मैं होंडा सिटी की ईएमआई कैसे निकालूं। हो सकता है उसकी टेंशन ये चल रही हो। आपको क्या पता सामने वाला क्या ढूंढ रहा है। जब हमको पता ही नहीं है कि सामने वाला अपने जीवन में क्या ढूंढ रहा है तो फिर दिमाग लगाने की क्या गुंजाइश आ गई। यहां पर दिमाग तो आप लगा ही नहीं सकते ना। आप भविष्यवक्ता थोड़ी हैं, आप सामने वाले के दिमाग में घुस के देख सकते हैं क्या कि सामने वाला क्या ढूंढ रहा है। जब आप देख ही नहीं सकते कि सामने वाला अपने जीवन में क्या ढूंढ रहा है तो फिर दिमाग कहां से लगा रहे हो आप, किस आधार पे आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है लिस्ट बनाते वक्त। किसको आपके इस बिजनेस प्लान के अंदर, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या दिख जाएगा हमें नहीं पता। कौन इस बिजनेस के अंदर क्या देख के ज्वाइन कर जाएगा आपको नहीं पता पहले से, इसलिए दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। गॉट इट। लिस्ट बनाते वक्त सबसे भयंकर गलती यही कर रहे होते हैं कि हम दिमाग लगा रहे होते हैं। कभी नहीं बनाना, कभी भी नहीं लगाना दिमाग। और कम से कम 250 लोगों की लिस्ट आपने बनानी है इसी तरीके से, बिना दिमाग लगाए हुए कम से कम 250 लोगों की लिस्ट आपने बनानी है और आपने दिमाग नहीं लगाना है। अब ये 250 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद अगला स्टेप आपने क्या फॉलो करना है इसी लिस्ट मेकिंग के अंदर में ध्यान देना। ये देखिए, एक बार आपने 250 लोगों की लिस्ट आपने बना ली, कम से कम 250 से जितना ऊपर बना सको उतना अच्छा। कहीं ऐसा मत सोचना कि जोशी सर ने 250 बोला था तो मैं 250 ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं। अगर आप 300 के बना सकते हो 300 बनाओ, 350, 400, 500, 250 के ऊपर जितना ज्यादा ले जा सकते हो ले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। जितना ले जाना चाहो ले जा सकते हो। लेकिन ये वो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आप बिल्कुल स्ट्रेंजर्स को नहीं लिखते हो, याद रखना। ये जो शुरुआत में आप लिस्ट बना रहे हो ना, इस लिस्ट के अंदर आप बिल्कुल जो स्ट्रेंजर लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है, वो नहीं है। ये आपकी शुरुआती लिस्ट है। इसके अंदर आपके हॉट और वार्म के बंदे होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हो, ऐसे लोगों का नाम लिखना है इस लिस्ट के अंदर में, ठीक है। इसके बाद आपने ये लिस्ट को क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज द लिस्ट।
प्रायोरिटाइज लिस्ट को आपने प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि पहले किसको प्लान दिखाया जाएगा, फिर किनको प्लान दिखाया जाएगा, फिर किनको प्लान दिखाया जाएगा और उसके बाद किनको प्लान दिखाया जाएगा। इस तरीके से आपने लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना है। तो लिस्ट को प्रायोरिटाइज करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल करना है, जिस फॉर्मूले का नाम है 3 स्टार फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम मैन फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं मैन फॉर्मूला। मैन का मतलब होता है, एम से होता है मनी, ए से होता है अथॉरिटी, एन से होता है नीडी। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको पीपीटी को थोड़ा सा एडिट करेंगे, यहां पर लिख भी देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मैन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये मैन फॉर्मूले के अंदर में एम का मतलब मनी, ए का मतलब अथॉरिटी, एन का मतलब नीडी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो 250 लोगों की लिस्ट है, इसमें एक एक व्यक्ति के नाम को आपने देखना है और अपने दिमाग में आपने सोचना है, एम चेक कर, एम यानी कि मनी चेक करना है आपने सबसे पहले, कि इनमें से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उतनी मनी आसानी से खर्च कर सकते हैं जितनी मनी आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। यानी कि आपके बिजनेस का जो ज्वाइनिंग अमाउंट है, उतना आसानी से कौन कौन व्यक्ति खर्च कर सकता है। इन 250 में से आपने सबसे पहले ऐसे लोगों का नाम छांटना है, ठीक है। और ऐसे जितने भी लोग होंगे उनके नाम के आगे आपने 1 स्टार लगा देना है। समझ में आया? मनी, आपने 250 लोगों की लिस्ट बनाई, 250 में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक होंगे ना, हो भी सकते हैं ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनका नाम नहीं लिख रहे होते, यार ये क्या ज्वाइन करेगा, यार ये तो हमेशा कर्जे में ही रहता है, तो हमेशा उधार में ही रहता है। हो सकता है वो उस उधार से ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो, तो हम उन लोगों का नाम नहीं लिख रहे होते। लेकिन लिखना है आपने लिस्ट में। लिस्ट में नाम लिखने से पहले दिमाग नहीं लगाना है। लिस्ट में नाम लिखने के बाद आपने देखना है कि कौन कौन व्यक्ति इनमें से ऐसे हैं जो उतना पैसा आसानी से खर्च कर सकते हैं जितना पैसा आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए चाहिए, ठीक है। और ऐसे जितने भी लोग होंगे उनके नाम के आगे आपने 1 स्टार लगाना है। वैसे तो मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रैक्टिकल बात करने में आपकी लिस्ट में से लगभग 80% लोग ऐसे निकलेंगे जो उतना पैसा आसानी से खर्च कर सकते होंगे जितना पैसा आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए चाहिए। लगभग 80% लोग, एक नॉर्मल इंसान की लिस्ट में से लगभग 80% लोग ऐसे निकलते हैं जो उतना पैसा खर्च कर सकते हैं जितना पैसा आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए चाहिए। और मात्र 20% लोग ही ऐसे निकलते हैं जिनको शायद उतना पैसा खर्च करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लेकिन फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए 250 में से खाली 50% लोग, यानी कि 50% लोग ही ऐसे निकले जो कि आपको लगता है कि आसानी से उतना अमाउंट खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ 50% लोग ऐसे निकले, ठीक है। तो आपने इन 50% लोगों के नाम के आगे 1 स्टार लगा दिया, तो 250 का 50% कितना होता है? 125। तो इन 125 लोगों के नाम के आगे आपने क्या किया? 1 स्टार लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने? अब ये जो 125 लोग हैं, इन 125 लोगों में आपने दूसरी क्वालिटी चेक करनी है, अथॉरिटी। आपने चेक करना है कि ये जो 125 लोग हैं, इन 125 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अथॉरिटी है पैसा खर्च करने की, अपने दम पे डिसीजन लेने की। यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले या थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने से पहले उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप सामने वाले को प्लान दिखाते हैं तो सामने वाला बोलता है, सर मुझे तो पापा से पूछना पड़ेगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मुझे तो पापा से पूछना पड़ेगा। बिजनेस तो सर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पापा जब परमिशन देंगे तभी मैं ज्वाइन करूंगा। या कभी आप किसी लेडीज को प्लान दिखाते हैं तो वो लेडीज बोलती है कि प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हस्बैंड अगर जब मुझे परमिशन देंगे और मेरे हस्बैंड जब मुझे पैसा देंगे तभी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। या कुछ हस्बैंड लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी वाइफ जब मुझे परमिशन देगी, मेरी वाइफ से मुझे पैसे लेने पड़ेंगे तब मैं ज्वाइन करूंगा। तो आपको ये देखना है, अथॉरिटी चेक करनी है आपने, अथॉरिटी है कि नहीं है व्यक्ति के हाथ में डिसीजन लेने की, उतना पैसा खर्च करने की जितना पैसा आप उससे आस्क करने वाले हैं, जितना पैसा आप उससे मांगने वाले हैं प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में, लगभग उतना पैसा खर्च करने की इसके पास अथॉरिटी भी है या नहीं है। ये दूसरी क्वालिटी आपने चेक कर दी है,
ठीक है। तो ये जब आप 125 लोगों में सोचना शुरू करेंगे तो 125 में से फिर से आपके पास क्या होगा, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, प्रैक्टिकल, तो लगभग 80% लोग ऐसे निकल कर आएंगे जिनके पास अथॉरिटी होगी, जो कि आसानी से उतना पैसा मैनेज कर लेंगे, ड्रामा नहीं करेंगे। लगभग 80% लोग ऐसे निकल कर आएंगे और मात्र 20% लोग आपको ऐसे निकल कर आएंगे उनमें से कि जिनसे पैसा निकलवाने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैं इससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगा। ठीक है, ऐसे लगभग 20% लोग निकल कर आते हैं अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो। लेकिन अभी हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि सिर्फ 50% लोग ही ऐसे निकले जिनके पास अथॉरिटी है पैसा खर्च करने की। ठीक है, 50% ही निकले, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हमने वो जो 50% लोग निकले जिनके पास अथॉरिटी है पैसा खर्च करने की, उनके नाम के आगे हमने 1 स्टार और लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, उनके नाम के आगे कितने स्टार हो जाएंगे, अब 2 स्टार। समझ में आ गया? तो 125 का 50% कितना होता है, लगभग 62। तो 62 लोग राउंड ऑफ कर ले तो लगभग 60 लोग ऐसे निकल कर आएंगे शुरुआत में जिनके पास मनी भी होगी और मनी को खर्च करने की अथॉरिटी भी होगी। 60 लोग ऐसे निकल कर आएंगे। ठीक है, अब ये 60 लोगों में आपने तीसरी क्वालिटी चेक करनी है और वो है नीडी। नीडी यानी कि इन 60 में से अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, पैसा खर्च करने की अथॉरिटी भी है और एक्चुअल में ये इंसान नीडी भी है। ये इंसान अपनी लाइफ में कोई मौका भी ढूंढ रहा है और ये आदमी को कोई नई अगर जानकारी दी जाए तो उसको ये पॉजिटिवली लेता है। ये सही में ये आदमी पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान है। ये इसी तरीके के कामों को और पसंद भी करता है और ये इस तरह के कामों में पहले भी इन्वॉल्व रह चुका है। इस तरीके का आपने नीडी देखना है कि क्या ये एक्चुअल में नीडी है भी कि नहीं है। समझ में आ गया? ये आपने चेक कर, ये आपने सोचना है, अपने दिमाग में सोचना है, दिमाग लगाना है तो यहां पर लगाना है दिमाग कि ये एक्चुअल में नीडी है कि नहीं है, इसके कुछ सपने हैं कि नहीं है, क्या ये अपने भविष्य के प्रति गंभीर है या नहीं है, क्या ये अपने भविष्य की चिंता इसको है कि नहीं है, क्या ये बड़ा इंसान बनने की इसके अंदर चाहत है कि नहीं है, क्या लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कमाने की चाहत इस इंसान के अंदर है कि नहीं है। इस तरह की बातें आपने सोचनी है। और जिन लोगों के बारे में आपको सही में लगता है कि हाँ यार ये इंसान नीडी है, उन इंसानों के नाम के आगे आपने 1 स्टार और लगा देना है। तो जब आप इन 60 लोगों में चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में नीडी है कि नहीं है, तो 60 में से एक बार फिर से सेम चीज रिपीट होती है कि लगभग 50% लोग निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50% लोग निकल कर आते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये इंसान नीडी भी है, पैसा भी कमाना चाहता है, इसके कुछ सपने भी हैं, ये अपने भविष्य के प्रति गंभीर भी है, इसको बताया जाएगा तो ये फटाक से क्लिक करेगा। तो आपको क्या है, 60 में से लगभग 30 लोग ऐसे निकल कर आएंगे जो कि आपको नीडी समझ में आएंगे कि ये नीडी है, तो उनके नाम के आगे आपने 1 स्टार और लगा देना है। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा, आपकी जो पूरी की पूरी 250 लोगों की लिस्ट आपने शुरुआत में बनाई, ये 250 लोगों की लिस्ट अब 4 कैटेगरी में कट गई, 4 अलग अलग कैटेगरीज बन गई ये 250 लोगों की लिस्ट में। ठीक है, पहले तो वो आ गए जिनके नाम के आगे 3 स्टार लगे हुए हैं। ठीक है, और दूसरे फिर वो कैटेगरी आ गई जिनके नाम के आगे 2 स्टार लगे हुए हैं, यानी कि मनी है, अथॉरिटी है, लेकिन इसको नीड है भी या नहीं है ये कंफर्म नहीं है हमको। ठीक है ना। और फिर तीसरी कैटेगरी आ गई 1 स्टार वालों की कि इसके पास पैसा तो है, ये पैसा खर्च तो कर सकता है, लेकिन इसके पास में अथॉरिटी नहीं है शायद पैसा खर्च करने की, ये पैसा खर्च करने के लिए इसको किसी और से पूछना पड़ेगा, है ना। वो हो गया 1 स्टार वाला आदमी। और उसके बाद एक लंबी लिस्ट निकल कर आएगी ऐसे लोगों की जिनको लेके आप डाउट है ना, जिनके नाम के आगे 1 भी स्टार नहीं लगा हुआ है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने जब इस लिस्ट को इस तरीके से आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, तो अब आपने काम शुरू करना है। लिस्ट को प्रायोरिटाइज करने से पहले लिस्ट पे काम नहीं शुरू करना। अब आपने जब लिस्ट को इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर लिया है, ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 3 स्टार वाले हैं ना, इनको प्लान दिखाना है। सबसे पहले ये 3 स्टार वालों को प्लान दिखाना है और अकेले नहीं जाना है, अपलाइन को साथ में लेकर जाना है। सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको ये 3 स्टार वालों में ही मिलेंगे। 30 लोग छाटे ना अपने जिनके नाम के आगे 3 स्टार लगे हैं। अगर आप प्रॉपरली
सिस्टमेटिकली अपने अपलाइन के साथ जाके ये 30 के 30 लोगों का अगर आप प्लान दिखाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 30 में आपको लगभग 75% रिजल्ट मिलेगा। 75% लोग आपके साथ में ज्वाइन कर जाएंगे, 75 से 80% लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे, यानी कि लगभग 20 से 24 लोग आपके साथ 30 में से ज्वाइन कर जाएंगे। आपने 30 लोगों को प्लान किया और 30 में से गारंटीड लगभग 20 से 24 लोग आपके साथ गारंटीड ज्वाइन कर जाएंगे। ये ताकत है लिस्ट को प्रायोरिटाइज करने की। अगर आप सिस्टमेटिकली गए तो कई बार हम क्या हो रहा है, हमने 100 लोगों को प्लान दिखा दिया, फिर भी 2 लोग 4 लोग 5 लोग ज्वाइन हुए, या हो सकता है कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। जब हम लिस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते तो ताकत ज्यादा लग रही होती है और रिजल्ट कम आ रहा होता है। लिस्ट को अगर आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो कम ताकत में ज्यादा रिजल्ट निकलेगा। अब आपने ये जो 3 स्टार वालों की लिस्ट जब आपने खत्म करी, इसमें से लगभग मान लेते हैं कि 15 से 20 लोग, वैसे तो 20 से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि 15 से 20 लोग पकड़ लेते हैं कि आपके साथ ज्वाइन करें, ठीक है। तो आपका क्या होगा, वो 15 से 20 लोग आपके साथ ज्वाइन करें तो आपका कुछ इनकम बन जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि 15 से 20 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया तो आपकी कुछ इनकम ही नहीं बनेगी, तो आपकी कुछ क्या होगा, इनकम बन जाएगी। और ये 15 से 20 लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद आपकी कुछ इनकम बन जाएगी, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्लान कैसे दिखाना है, फॉलो अप कैसे करना है, आप बेसिक चीजें सीख जाओगे। अब इसके बाद जो है आपने 2 स्टार वालों के पास जाना है, जिनके नाम के आगे आपने 2 स्टार लगाए थे ना, इनके पास जाना है। लगभग 30-32 लोग ये वो लोग हैं जिनके नाम के आगे आपने 2 स्टार भी लगा रखा है ना। तो अब ये लोग क्या है, इनके पास आप जाएंगे तो आपको पहले से पता है कि ये आदमी के पास मनी तो है, अथॉरिटी तो है, पैसा भी है इस आदमी के पास में, खर्च कर सकता है, पैसा खर्च करने की अथॉरिटी भी है इसके पास में, लेकिन ये नीड है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो आपको पहले से पता है कि यार ये आदमी क्या ड्रामा करने वाला है। इसको ज्वाइन करवाने में सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की आएगी कि ये सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा मुझे कि यार मुझे नहीं करना है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसा ही कुछ बोलेगा ये। तो उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो और आपके कुछ चेक भी आ चुके हैं। इन्हीं कैटेगरी के लिए 2 स्टार वाले लोग ही होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि पहले अपना चेक दिखा, पहले अपनी इनकम दिखा, पहले कुछ करके तो दिखा, पहले तूने कुछ किया कि नहीं किया, तेरे साथ कोई ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ। तो बैकअप के लिए अभी क्या है, आपकी थोड़ी सी इनकम बन गई है, समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, ये जब आपने अब क्या करना है, ये 2 स्टार वालों पे जाना है। 2 स्टार वालों का प्लान आपने खुद ही करना है और फॉलोअप के लिए अपलाइन को लेकर जाना है। ये जितने भी 2 स्टार वाले हैं ना, इनका प्लान आपने खुद ही करना है और फॉलोअप के लिए अपलाइन को लेकर जाना है। अब कुछ लोग इनमें से भी ज्वाइन करेंगे, इनमें से हो सकता है कि आपने 30 लोगों को प्लान दिखाया तो 30 में से हो सकता है 8 से 10 लोग ज्वाइन करें आपके साथ में, लेकिन इनके पास में पैसा होता है, थोड़ा सा इनको फॉलोअप करना पड़ता है, थोड़ा सा और ज्यादा समझाना पड़ता है, लेकिन ये लोग भी ज्वाइन कर जाते हैं। तो 8 से 10 लोग आपको यहां से मिलेंगे, ये 2 स्टार वालों में से। तो तकरीबन 25 से 30 लोगों की आपकी टीम बन जाएगी। 30 लोग मान लेते हैं मोटा मोटा कि 30 लोगों की आपकी टीम बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उन लोगों पे जाना है। अब आपके सामने जो लिस्ट है वो है 1 स्टार वाले। 1 स्टार वाले यानी कि वो लोग जिनके पास पैसा तो है लेकिन अथॉरिटी नहीं है। तो ये जो अथॉरिटी नहीं होती जिन लोगों के पास, उनके बारे में आपको पहले से पता है कि ये सामने वाला एक ही बात बोलेगा, इससे पूछ के बताऊंगा, उससे पूछ के बताऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो ये 1 स्टार वाले लोगों में आपने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना है। 1 स्टार वाले लोगों में आपने डायरेक्ट उनको प्लान नहीं दिखाना है जिसका नाम आपने लिस्ट में लिखा है, बल्कि आपने इस व्यक्ति से रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करना है आपने इनसे, और इनकी फैमिली में जो व्यक्ति के पास में अथॉरिटी है पैसा खर्च करने की, आपने कोशिश करनी है कि आप उनसे संपर्क कर सकें। सपोज दैट आपके लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है आपने। अब आपको पता है कि ये तो स्टूडेंट है, इसको पैसे के लिए अपने फादर से ही पैसा मांगना पड़ेगा। तो आपने उस स्टूडेंट को प्लान नहीं दिखाना है, बल्कि आपने उस स्टूडेंट से बात करके, उसको मोटिवेट करके, उससे थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप करके आपने क्या करना है,
आपने उसके फादर का कांटेक्ट लेना है, आपने उसके फादर का कांटेक्ट लेके उसके फादर से कांटेक्ट करके उनके फादर से बात करनी है, और उनके फादर को ही आपने जो है फिर प्लान दिखाना है। इस तरीके से आपने 1 स्टार वालों पे काम करना है। घर में जो भी अथॉरिटी है ना, जिस व्यक्ति के पास पैसा खर्च करने की, उसको प्लान दिखाइए, ये 1 स्टार वाले केस में। और उसके बाद जब आपके ये 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार वाली लिस्ट खत्म हो गई, उसके बाद आपके पास बचती है ऐसी लिस्ट जहां पर 1 भी स्टार नहीं है। अब आपने इन लोगों को प्लान दिखाना है, छोड़ना नहीं है आपने किसी को भी, लेकिन इन लोगों को आपने अब प्लान दिखाना है जिनके नाम के आगे 1 भी स्टार नहीं है। फटाफट 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 इस लिस्ट को फिर आपने खत्म करना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने अपनी 250 लोगों की लिस्ट को खत्म करना है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब आप एथिकल तरीके से काम कर रहे होते हैं ना, तो एथिकल तरीके से काम करने में जब आप सिस्टमेटिकली काम कर रहे होते हैं और सिस्टमेटिकली आप अपनी टीम को ग्रो कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों ने 250 लोगों की लिस्ट बना के काम किया है, उनको फिर दोबारा अपने करियर में दोबारा फिर उनको बार बार लिस्ट नहीं बनानी पड़ी है। क्योंकि अगर उन्होंने 250 लोगों की लिस्ट को सिस्टमेटिकली प्रायोरिटाइज करके काम कर लिया उस लिस्ट के ऊपर, तो उनकी टीम बन जाती है, और फिर उस टीम के अंदर वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर उनको दोबारा अपनी लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, फिर टीम के अंदर ही लिस्ट निकलती चली जाती है, टीम के अंदर ही लिस्ट मल्टीप्लाई होती चली जाती है, अगर आप सही सिस्टम को डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो है लिस्ट मेकिंग का आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। लिस्ट मेकिंग के अंदर में एक और जो लास्ट में पॉइंट आता है, कई लोगों को समस्या आती है कि सर मेरी जो लिस्ट है वो 250 लोगों की बनी नहीं रही है, सर मेरी लिस्ट तो 30 लोगों की बनी, 20 लोगों की बनी। तो उसके अंदर आपने जो है फिर लिस्ट मेकिंग के अदर फंडे आपने यूज करने हैं। जब आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया और आपके दिमाग का इस्तेमाल करके आपको 30-35 से ज़्यादा नाम नहीं निकल रहे, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपने फादर के पास जाके बैठना है और 10-15 नाम अपने फादर से मांगने की, अपने जान पहचान में कुछ 10-15 लोगों के नाम बताओ। फिर अपनी मम्मी के पास जाना है, मम्मी से आपने बोलना है कि अपनी जान पहचान में 10-15-20 लोगों के नाम बताओ। ठीक है, फिर आपके फैमिली में और जितने भी लोग हैं, आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, आपने उनसे जाकर बात करनी है, उनसे बोलना है कि अपनी लिस्ट में से कुछ लोगों के नाम बताओ। तो इस तरीके से लगभग 35-40 लोगों के नाम आपको यहाँ से मिलेंगे, तो आपकी लिस्ट जो है लगभग 80-90 लोगों की हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने शादी के जो पुराने इनविटेशन कार्ड्स आपके घर में आए रहते हैं, अगर आपने जमा करके रखे होंगे, कई लोग होते हैं वो लोग शादी के पुराने इनविटेशन कार्ड्स को फेंकते नहीं है, तो अगर आपने भी अगर फेंके नहीं होंगे, जमा करके रखे होंगे, तो वो सारे इनविटेशन कार्ड्स होंगे आपके पास में। ठीक है, तो उन इनविटेशन कार्ड्स को निकालिए, वहां से उन इनविटेशन कार्ड्स में से आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, अब हो सकता है कि आपने इनविटेशन कार्ड्स फेंक दिए हो, अगर फेंक दिए हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि पिछले 1-1.5-2 सालों में किन किन लोगों की, आपके आसपास में किन किन लोगों की शादी हुई है, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्ती यारी में किन किन लोगों की शादी हुई है, किन की बेटियों की शादी हुई है, किन की सिस्टर्स की शादी हुई है, किन की खुद की शादी हुई है, किन के भाइयों की शादी हुई है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और वहां से आपके कॉन्टेक्ट निकलेंगे कि हाँ यार वहां शादी हुई थी, वहां से आपके कॉन्टेक्ट्स निकलेंगे। आप कौन कौन से शादी के फंक्शंस में गए थे, वहां से आप याद करिए, आपको कॉन्टेक्ट्स निकलने शुरू होंगे। ठीक है, अगर रिसेंटली पिछले 2-2.5-3 सालों में अगर आपके खुद की फैमिली में कोई शादी हुई है, तो आपके पास शादी की एल्बम होगी, है ना। कुछ हमारे साथ में कई सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की शादी हुई है, होगी पिछले 5 साल 6 साल के अंदर में, जिनकी खुद की शादी हुई है, उनके पास शादी का एल्बम भी होगा। और शादी का एल्बम निकालो, उसको पलटना शुरू करो। आपके घर के अंदर और कोई फोटो एल्बम होगी, ठीक है, आपके मोबाइल में कितनी हजारों फोटोज रहती हैं आज की डेट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आपकी कितनी हजारों फोटोज रहती हैं। उन फोटोज को आप निकालिए, उनको देखना शुरू कीजिए, और उन फोटोज में जो भी चेहरे आपको दिखाई दें उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, कौन है। ठीक है, अगर आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये कौन है तो पूछ भी लीजिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि ये कौन है फोटो में, तो आप अगर किसी से पूछ सकते हैं तो पूछ भी लीजिए। इस तरीके से आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी शुरुआत में। लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है।
ठीक है, आप एक बार करना शुरू करेंगे, आप एक बार लिस्ट बनाना शुरू तो करो। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, लिस्ट बनाने में ना 250 लोगों की लिस्ट बनाने में अगर आदमी एक बार जुट जाए ना तो एक ही दिन काफी है 250 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए। एक ही दिन में बन जाती है इतने लिस्ट। ये जितने फंडे मैंने आपको बताई है सारे फंडे आप लगाएंगे, एक दिन काफी है लिस्ट बनाने के लिए। इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है 250-300 लोगों की लिस्ट बनाने में। ठीक है, तो ये काम आप करिए, लेकिन लिस्ट आप पूरी बनाइए, छोटी लिस्ट से काम मत शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया लिस्ट वाला पार्ट। लिस्ट में चीजें समझ में आ गई। अब लिस्ट के बाद क्या चीज आती है? लिस्ट मेकिंग के बाद आ जाता है शो द प्लान, इनविटेशन, सॉरी शो द प्लान सीधा आ गया। लिस्ट मेकिंग के बाद क्या है? आपने इनविटेशन के ऊपर बात करनी है, आपने व्यक्तियों को इनवाइट करना है। आपका जो एक्चुअल जो काम है, अभी तक तो आपको ही पता है ना कि आपने सामने वाले का नाम अपने लिस्ट में लिखा है। अभी तक सामने वाले को नहीं पता कि आपने उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखा है। अब सामने वाले को बताना है, और अब जो है आपका यहां से इनविटेशन से आपका एक्चुअल काम शुरू होगा। तो यहां पर क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, तो आपका पहला इंप्रेशन यहीं से पड़ेगा, इनविटेशन से। तो आपका पहला इंप्रेशन जोरदार पड़ना चाहिए, आपका पहला इंप्रेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने यहां पर इनविटेशन में गलती नहीं है करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनविटेशन में गलती कर रहे होते हैं, और इनविटेशन में जब आप गलती करते हैं तो आपको क्या होता है, आगे आपका प्रोस्पेक्ट खराब होता है। आपकी लिस्ट में से जो व्यक्ति संभावित ग्राहक है आपका ज्वाइन हो भी सकता था, वो फिर ज्वाइन नहीं होता। हम अपने इनविटेशन में कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं और उस गड़बड़ की वजह से सामने वाला ज्वाइन नहीं करता। तो वो क्या छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है इनविटेशन में, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप कभी भी ना इनविटेशन करते हैं तो उसमें पॉइंट नंबर 1 है क्लियर द नाइट। क्लियर द नाइट का क्या मतलब है? क्लियर द नाइट का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करने से पहले, किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करने से पहले आप ये पूछ लीजिए, आप सामने वाले से पूछ लीजिए, आपकी मीटिंग का जो भी टाइमिंग है ना, सुबह है, दिन में है या शाम को है, आपकी मीटिंग का जो टाइमिंग है आप सामने वाले से पूछ लीजिए कि क्या वो उस टाइम पीरियड में जब आपकी मीटिंग होने वाली है उस टाइम पे क्या वो फ्री है या नहीं है, कहीं वो बिजी तो नहीं है उस टाइम पीरियड में। ये सबसे पहले पूछना है आपने इनविटेशन करते वक्त। और हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो इस बात को, इस सिस्टम को, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते। क्लियर द नाइट सबसे पहले आपने यही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, आपने सबसे पहले क्लियर द नाइट करना है। चाहे आप फोन पे इनवाइट कर रहे हैं, चाहे आप आमने सामने से इनवाइट कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर रहे हैं, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने सामने वाले से पूछना है, भाई देख ऐसा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि कल रात 8 बजे से 9 बजे के बीच आप क्या कर रहे हैं। कल रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप क्या करने वाले हैं? कोई कुछ प्लानिंग तो नहीं है आपकी? तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने अगले दिन की प्लानिंग पहले से बना रखी होती है, कहीं शादी पार्टी में जाना होगा उसको, कहीं बर्थडे में जाना होगा, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि सर कल शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच कल आपको कहीं जाना तो नहीं है, कहीं शादी वादी में या कहीं पार्टी वार्टी में कहीं जाना तो नहीं है, बिजी तो नहीं है आप कल रात को 8 से 9? ऐसा पूछ लीजिए ना। जब सामने वाला कहता है कि मैं बिजी नहीं हूं, तभी आपने इनवाइट करना है। बहुत बढ़िया सर, आप बिजी नहीं है, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके काम की बात आपको बताने के लिए आया हुआ था। तो इस तरीके से फिर आपने इनवाइट करना है। अगर सामने वाला कहता है मैं बिजी नहीं हूं, अगर सामने वाला कहता है कि मैं बिजी हूं, तो बिजी हूं जब सामने वाले ने कहा, तो आपको ये बात समझनी है कि सामने वाला हो सकता है सच बोल रहा हो, सामने वाला हो सकता है बहाना बना रहा हो। ठीक है ना? जब सामने वाला कहता है कि मैं बिजी हूं, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो सामने वाला हो सकता है सच भी कह रहा हो,
या तो हो सकता है कि यार वो बहाना बना रहा हो, तो कैसे पता चलेगा? जैसे ही सामने वाले ने बोला ना कि मैं बिजी हूं, तो आपने सामने वाले से कहना है कि सर, चलिए अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए आया था, लेकिन अभी आप बिजी हो, आपको उस इंफॉर्मेशन से मैं एक्चुअली बहुत फायदा करवा सकता था, आपको फायदा करवाना चाह रहा था मैं, लेकिन अभी आप कल बिजी हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और का फायदा करवा देता हूं, मैं किसी और को बता देता हूं आपसे। जब आप फ्री होंगे सर तभी कभी फ्री टाइम में बात करेंगे। फिर इस तरीके से आपने बात करनी है। आपने जानबूझ के ये बोलना है कि मैं आपको कोई जरूरी इंफॉर्मेशन देने आया था जिससे कि आपका बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं बिजी हूं उस समय पे, तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बता देता हूं। ये आपने कहना है जानबूझकर। ऐसा हमें क्यों कहना है? ऐसा हमें इसलिए कहना है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में आता हुआ मौका किसी और के हाथ में जाता हुआ नहीं देखना चाहता। कोई भी व्यक्ति अपनी जेब में आता हुआ पैसा किसी और की जेब में जाते हुए नहीं देखना चाहता, मौके नहीं छोड़ना चाहता कोई भी इंसान। अगर ढंग का समझदार इंसान हुआ तो वो मौका कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसीलिए आपने ये बोलना है। अब अगर आपने ऐसा बोल दिया तो दो बातें हो सकती हैं। अगर सामने वाला बहाने बना रहा होगा ना, तो वो अपनी बात से पलट भी सकता है कि यार बात क्या है, मुझे पहले बात तो बता, हो सकता है मैं टाइम निकाल लूं। हाँ, कल मुझे शादी में जाना है, लेकिन अगर तू जो बता रहा है अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है मैं शादी में ना भी जाऊं। ऐसा बोल सकता है ना वो आपको। मेक श्योर कि आपने ये बात बोलनी है ताकि आपको पता चले कि सामने वाला बहाना बना रहा है या सामने वाला सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा होगा तो बोलेगा यार चल कोई बात नहीं यार, कल जो मेरा काम है वो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है यार, मैं आ जाता। अगर मैं फ्री नहीं होता, अगर मैं फ्री होता ना यार तो मैं पक्का आ जाता यार, लेकिन क्या करूं यार, कल का मेरा काम जो है इतना बिजी है, मैं क्या बताऊं, आ ही नहीं सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि वो सही में सच बोल रहा है कि वो नहीं आ सकता। ठीक है, और जो बहाना बना रहा होगा वो पलट सकता है अपनी बात से, इसलिए आपने ये डायलॉग मारना है। मेक श्योर कि जब सामने वाले ने बोल दिया कि मैं बिजी हूं और फिर आपने ये डायलॉग भी मार दिया, उसके बाद भी सामने वाला अपनी बात से पलट नहीं रहा है और वो बोल रहा है कि यार मैं बिजी हूं, एक्चुअल में सही में बिजी हूं, तो फिर आपने इनवाइट नहीं करना है। फिर आपने आगे कुछ भी बात आपने वहां पर नहीं करनी है। समझ में आ गया? और फिर आपने वहां पर बैठना भी नहीं है, वहां पर से फिर आपने तुरंत निकलना भी है। आपने वहां पर बैठना भी नहीं है। आपने इनवाइट तभी करना है जब सामने वाला बोल रहा है कि मैं फ्री हूं। ठीक है, और इनवाइट करते वक्त कुछ चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, आपने उनका ख्याल रखना है। इनवाइट करते वक्त मेक श्योर कि आपके पास कोई इनविटेशन टूल हो। ठीक है, या तो आप कोई इनविटेशन कार्ड की इमेज अपने फोन में रखिए, कोई इनविटेशन कार्ड की इमेज टाइप की आप अपने फोन में रख सकते हैं और आप सामने वाले को वो इनविटेशन कार्ड की इमेज भेज सकते हैं। और साथ में आप जो है वहां का जो मीटिंग का जो लिंक है, लिंक भी उस व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है ना, ये सही स्टेप है ताकि सामने वाले को थोड़ा सा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आए और सामने वाला थोड़ा सा सीरियस हो जाए आपके इनविटेशन के प्रति। आप जो इनविटेशन कर रहे हैं उस इनविटेशन के प्रति सामने वाला सीरियस हो जाए, तो आपने करना क्या है, आप एक बढ़िया सी इमेज बना सकते हैं इनविटेशन का, एक बढ़िया सा फोटो बना सकते हैं और आप वो फोटो उस व्यक्ति को भेज सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। अगर आप फिजिकली किसी व्यक्ति के घर जा रहे हैं तो आप इनविटेशन कार्ड अगर आपने छपवा रखा है तो आप वो इनविटेशन कार्ड भी दे सकते हैं, जैसे हम शादी का इनविटेशन कार्ड देते हैं ना, वैसे ही। मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं बनाना है, आप बहुत सस्ता सा एक इनविटेशन कार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत काफी सस्ते पड़ जाते हैं, ज्यादा कॉस्ट आती नहीं है। लेकिन अभी तो फिलहाल हम किसी के घर जाते नहीं, अभी हम घर से ही बिजनेस कर रहे हैं, तो उस तरह का इनविटेशन कार्ड बनाने की जरूरत अब है नहीं। आप इनविटेशन कार्ड की एक फोटो बना सकते हैं बढ़िया सी, आप फिर वो उसको शेयर कर सकते हैं, बोलना देख मैंने तुमको जो एक इन्विटेशन सेंड किया है, जरा वो इमेज देखो। तो उसको वो चीज जब दिखाई देगी, एक बढ़िया सा उसको अच्छे से वेल डिजाइंड उसको एक इन्विटेशन दिखाई देगा, बोले ये इन्विटेशन है मेरी तरफ से तुम्हें है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए स्पेशल हैं और इसलिए मैंने आपको ये इन्विटेशन सेंड किया है।
ठीक है ना। तो सबसे पहला जो डूज के अंदर में काम आता है वो ये है कि आपने जो है इनविटेशन कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। आप सामने वाले को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाइए, ठीक है, कि वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके अंदर जो है डोंट्स के अंदर में क्या चीजें आ जाती है, डोंट्स के अंदर में वही सेम चीजें हैं जो पहले से हम बताते हुए आए हैं कि आपने कंपनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जिसको लेके मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई है। हालांकि आदमी कंपनी शब्द से कंपनी का ही माल पूरी जिंदगी भर यूज करता आता है, लेकिन जब कंपनी ज्वाइन करने की बात आती है तो आदमी पीछे हट लेता है, ठीक है ना। कंपनी शब्द, मेंबर शब्द, चेन शब्द, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जोड़ना, बनाना, है ना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना आपने इनविटेशन में। इनविटेशन करते वक्त आपने कभी भी ये नहीं बताना है कि उसको काम क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं, टीम बनानी है और लोगों को प्लान दिखाना है, घर घर जाना है, इस तरह की बातें लोग करने लग जाते हैं इनविटेशन में। ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपने इनविटेशन करते वक्त, ऐसी कुछ भी बात नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या नहीं करना है, पैसा कितना लगेगा, उसको पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा, इसके बारे में आपने चर्चा नहीं करनी है। कई बार सामने वाला आपसे पूछ सकता है यार कोई एमएलएम तो नहीं है, यार कोई एमएलएम कंपनी तो नहीं है। कई बार सामने वाला आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि यार कोई एमएलएम कंपनी तो नहीं है। तो ऐसे केस में आपने सामने वाले से बोलना है कि यार तू पहले देख, वैसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रहा है ना, जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना भाई, वैसा कुछ भी नहीं है, इस बात की गारंटी लेता हूं, तू आके देख, ठीक है। आपने इस तरीके से आपने रिप्लाई करना है उस व्यक्ति को। अगर कोई कहता है कि यार एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने बनाने का काम तो नहीं है, अगर ऐसा अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो आप उनसे बोलिए भाई तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं तुझे इतना जरूर गारंटी देता हूं कि वैसा कुछ भी नहीं है। बस जो भी तू सोच रहा है ना कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, मैं तुझे इतनी गारंटी देता हूं कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है इनविटेशन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका आपने ख्याल रखना है। आपने करना क्या है, इसमें एक चीज और आती है कि जब आप अगर मान लीजिए वीडियो कॉल पे भी इनवाइट कर रहे हैं, आप अपना थोड़ा सा ड्रेस कोड का ख्याल रखें, ठीक है। जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपने ड्रेस कोड का ख्याल रखिए सर, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, आपने ड्रेस कोड का हमेशा ख्याल में रखना है। समझ में आ गया, ये आपका डूज एंड डोंट्स के अंदर में आ गया। इसके बाद एक और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, वो है हरी अप, यानी कि जल्दबाजी। देखिए इस बिजनेस के अंदर में इनविटेशन करते वक्त आपने जल्दबाजी करनी भी है और जल्दबाजी नहीं भी करनी है, दोनों बातें हैं। अब आप सोचेंगे यार बताओ मैंने दोनों ही बातें कर दी, करनी भी है नहीं भी करनी है, कंफ्यूज कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर इनविटेशन करने से पहले आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जब तक सामने वाला क्लियर द नाइट ना कर दे, जब तक सामने वाला आपको ये कंफर्म ना कर दे कि वो उस टाइम पे फ्री है जब आपका मीटिंग होने वाला है, तब तक आपने इनवाइट नहीं करना है, ठीक है। तो आपने वहां पर जल्दबाजी नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है कि जब आपने एक बार इनवाइट आपने कर दिया ना, इनवाइट करने के बाद में सामने वाले ने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया ना, उसके बाद आपने वहां पर बैठना नहीं है, उसके बाद आपने वहां से जल्दबाजी करनी है। एक बार आपने इनविटेशन कर दिया तो फिर आपने वहां पर बैठना नहीं है, आपने फटाफट वहां से निकल जाना है, आपने तुरंत वहां से चले जाना है, आपने अपने दोस्त के सामने बैठे नहीं रहना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने दोस्त के सामने बैठे रहेंगे ना सर, अगर आप अपने दोस्त के सामने बैठे रहेंगे ना सर, तो आपका जो दोस्त है वो आपको सवाल पूछना शुरू कर देगा, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। वो क्वेश्चन पूछते हुए आपसे जो है आपसे बातों बातों में पता करने की कोशिश करेगा कि यार
कंपनी कौन सी है, कुछ कंपनी का नाम बता दे, अगर कोई कंपनी है तो उसका कुछ नाम बता दे, ताकि मैं थोड़ा बहुत एनालाइज कर लूं, थोड़ा बहुत मैं गूगल में सर्च कर लूं, है ना। आजकल तो लोग बड़े सयाने हैं ना, आजकल तो लोग गूगल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो सामने वाला आपसे पूछेगा यार कंपनी का कुछ नाम वाम तो बता दे, काम क्या करना है कुछ तो बता दे यार, पैसा वैसा तो नहीं लगने वाला है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं होने वाली है, थोड़ा तो बता, कुछ तो बता, काम क्या करना होगा। अब जब सामने वाला आपसे इस तरीके से सवाल पूछने लग जाएगा ना, तो सर क्या होगा, आप फिर फंस जाएंगे। जब सामने वाला इस तरीके से आपसे सवाल पूछने लग जाएगा तो आप क्या होगा, आप फंस जाएंगे सर, फंस जाएंगे आप। फिर अगर आपने जवाब दे दिया तो भी आपका काम खराब हो जाएगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तब भी सामने वाला डाउट में आ जाएगा और आपका काम खराब हो जाएगा। तो ऐसी डाउट वाली सिचुएशन ना आए, ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन आपके बिजनेस में ना आए, उसके लिए आपने क्या करना है, इनविटेशन करने के बाद फिर आपने बैठना नहीं है, कोई ना कोई रीजन बता के आपने वहां से निकल जाना है, ठीक है। ये तरीका है इनविटेशन करने का, इसको फॉलो कीजिए आप लोग। देन उसके बाद इनविटेशन के बाद आता है शो द प्लान। शो द प्लान के अंदर हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 ड्रेस कोड को फॉलो करना है। बार बार बताया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है, ड्रेस कोड ड्रेस कोड ड्रेस कोड ड्रेस कोड। दुनिया के किसी भी फील्ड में आपको काम करना है, ड्रेस कोड चाहिए, ठीक है ना। इंडिया की क्रिकेट टीम की ड्रेस क्या है, इंडिया की क्रिकेट टीम की ड्रेस नीले कलर की है ना, स्काई ब्लू कलर की ड्रेस है ना इंडिया की क्रिकेट टीम की। अगर हरी कलर की चला जाएगा, हरी कलर की ड्रेस पहनकर चला जाएगा तो क्या होगा, बोलेगा इंडिया की टीम में पाकिस्तान का खिलाड़ी कहां से आ गया है। समझ में आ गया ना। तो ड्रेस कोड होता है हर जगह का, ठीक है। जब आप थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर जाएंगे ना, जब आप एक थोड़ा सा एक जो अपर क्लास होता है, अपर क्लास में जब आप जाएंगे तो वहां पर बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, तो बड़ी बड़ी पार्टीज में वहां पर भी ड्रेस कोड होता है। आप कितने ही अमीर क्यों नहीं है, उन पार्टीज में जब जहां पर ड्रेस कोड होता है ना, वहां पर ये नहीं देखा जाता सामने वाला कितना अमीर है, कितने पैसे वाला है, कितना बड़ा तुर्रम खान है। अगर वो ड्रेस कोड में नहीं है तो वो जो वहां पर जो खड़ा रहेगा ना, वेटर बाउंसर जो भी खड़ा रहेगा वहां पर, वो आपको पार्टी में एंट्री नहीं करने देगा, चाहे आप कुछ भी करो। तो ड्रेस कोड का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ड्रेस कोड अपने फॉलो करना है शो द प्लान करते वक्त। उसके बाद आ जाता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी 2 तरीके की होती है, एक होता है प्रोडक्ट टेस्टिमनी, दूसरा होता है बिजनेस टेस्टिमनी। आपने टेस्टिमनी का भरपूर इस्तेमाल करना है प्लान दिखाते वक्त, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला है, उनकी वीडियोस अगर आपके पास है तो 2-4 वीडियोस आप दिखा सकते हैं कि देखिए सर ये हार्ट की प्रॉब्लम थी इनको, इनकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हुई है, इनको जो है किडनी की प्रॉब्लम थी, इनकी किडनी की प्रॉब्लम ठीक हुई है सर, देखिए इनको जो है लीवर की प्रॉब्लम थी, इनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है सर, इनको देखिए जॉइंट्स की बोन्स की प्रॉब्लम थी, इनकी बोन्स की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इस तरीके से कि सर ये देखिए इनको बहुत समय से डायबिटिक प्रॉब्लम थी और इनका जो है पैर में ये जख्म हो गया था, ये जख्म इनका ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि ये डायबिटिक है, लेकिन इन्होंने हमारा ये प्रोडक्ट यूज करा, उसके बाद इनका देखिए सर ये ठीक हो गया। इस तरीके के टेस्टिमनी आपके पास होंगे, वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपको इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है टेस्टिमनी में, ठीक है। कई लोग टेस्टिमनी दिखाते दिखाते ही 1 घंटा खा लेते हैं, तो वो आपने जो है टेस्टिमनी में ज्यादा समय लगाना है। उसके बाद है बिजनेस टेस्टिमनी, कि इस बिजनेस को करते हुए आपने क्या अचीव किया है, तो आपने इस बिजनेस के अंदर अपनी टेस्टिमनी जरूर देनी है। जब भी आप शो द प्लान कर रहे हैं तो शो द प्लान करते समय आपने अपनी इनकम जरूर बतानी है। मैं देखता हूं बहुत सारे नेटवर्कर्स को वो अपनी इनकम नहीं बता रहे होते, क्योंकि अपनी इनकम बताने में शर्म आ रही होती है। अपन ने अभी 1000 रुपए का चेक ही कमाया है और अपने को बताने में शर्म आती है। आप लोगों को बताऊं, जब मैंने 1000 रुपए का चेक कमाया था तो मैं स्टेज पे जाके 1000 रुपए का चेक के बारे में कैसे बताता था, मैं कैसे बोलता था, मैं ऐसे बोलता था, नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ दिनेश जोशी, और इस बिजनेस में, इस बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करते हुए पिछले कुछ समय में मैंने यहां से कमाया है 835 रुपए। इस तरीके से मैं
पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ में बताता था कि मैंने यहाँ से 835 रुपए कमाया है, और ठोक के बोलता था अरे कमाया ही तो है ना, इज्जत का पैसा है ना, एक नंबर का पैसा है ना, फिर बताने में शर्म कैसी है? हम लोग बता नहीं रहे होते। बताइए, बताना होगा, क्योंकि आपने कमाया है। वो चीज काम करती है सामने वाले को कि सर अगर एक चेक आ सकता है तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चेक भी आ सकता है। 1000 का चेक आ सकता है तो 10,000 का चेक भी आ सकता है, 10 लाख का चेक भी आ सकता है। तो कभी भी आपने, जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपनी टेस्टिमनी आपने जरूर देनी है। अगर आपने कोई ट्रिप, गोवा ट्रिप या कोई बैंकॉक ट्रिप या कोई पटाया ट्रिप या कोई आपने थाईलैंड का ट्रिप या आपने जो भी छोटा बड़ा जो भी, अगर आपने कोई ट्रिप, कोई भी टारगेट आपने अगर क्वालिफाई करा है तो वो भी आप मेंशन कीजिए कि सर अभी पिछले महीने यहां से इस कंपनी में, इस कंपनी के अंदर में जो आपने, इस कंपनी में सर ये टारगेट चल रहा था पिछले महीने लैपटॉप का, और ये देखिए सर मैंने ये लैपटॉप का टारगेट अचीव किया, और ये देखिए सर मैंने ये जो लैपटॉप जिसमें मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, इसी कंपनी से मैंने हासिल किया है। समझ में आ गया? टेस्टिमनी का बहुत बड़ा रोल है, टेस्टिमनी जरूर देनी है। टेस्टिमनी देते वक्त एक गलती कर रहे होते हैं हम लोग जब बिजनेस टेस्टिमनी देते हैं तो हम अपना एग्जैक्ट टाइमिंग बता रहे होते हैं, ठीक है? हम अपना जो एग्जैक्ट टाइमिंग बता रहे होते हैं टेस्टिमनी देते वक्त कि मैंने 2 महीने मुझे इस बिजनेस में हुआ है, 4 महीना मुझे इस बिजनेस में हुआ है और मैंने यहाँ से इतना पैसा कमाया है। ये गलती नहीं करनी। टेस्टिमनी देते वक्त कभी भी आपने ये नहीं बोलना है कि मुझे इस बिजनेस में 6 महीना हो चुका है और मैंने यहाँ से इतना इतना पैसा कमाया है, या मुझे 1 साल हो चुका है और मैंने यहाँ से इतना इतना पैसा कमाया है। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बतानी आपने हमेशा टेस्टिमनी बताते वक्त ये बोलना है कि सर पिछले कुछ समय से मैं इस बिजनेस के अंदर में काम कर रहा हूँ, और पिछले कुछ समय से इस बिजनेस के अंदर में काम करते हुए मैंने यहाँ से इतना इतना ये अचीवमेंट लिया है। आपने कभी भी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है वो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा आपने इसलिए नहीं बताना है क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले से बोलते हैं कि सर मैं पिछले 1 साल से इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ और पहले 1 साल में मैंने यहाँ से कमाया है 50,000 रुपया। अब वो तो आपको पता है ना कि पहले 1 साल में 50,000 रुपए भी बड़ी इनकम है ना? ये तो आपको पता है कि पहले 1 साल में अगर 50,000 भी आ गया तो इसका मतलब दूसरे साल में तो लॉटरी लगने वाली है। लेकिन सामने वाले को नहीं समझ में आता। सामने वाला ये सोच लेता अच्छा 1 साल में सिर्फ 50,000 कमाया है, 1 साल में सिर्फ 50,000 ही कमाया है, बोला 50,000 तो मेरी 15 दिन की इनकम है, बोलेगा सामने वाला। बोला 50,000 तो मैं 2 हफ्ते में कमा लेता हूं सर, तो मैं आपका ये बिजनेस क्यों करूंगा? अब फंस गए ना आप। अब आप उसको समझाते रहो, अब आप उसको समझाने में उलझ जाओगे। तो ये गलती करनी नहीं है ताकि सामने वाले को समझाना ना पड़े। आपने बोल दिया कि मैं पिछले कुछ टाइम से इस बिजनेस को कर रहा हूं और मैंने यहाँ से ये अचीव किया। अब अगर सामने वाला जानना ही चाहता है कि आपने कितने टाइम में अचीव किया तो वो खुद ही पूछेगा ना, वो खुद पूछेगा कि सर कितना टाइम हो गया आपको इस बिजनेस के अंदर में, तब बताइए। और फिर उसको अच्छे से बताइए, क्योंकि वो पूछ इसलिए रहा है क्योंकि वो जानना चाह रहा है कि 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में कितना पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। वो बिजनेस के पोटेंशियल को समझना चाह रहा है, इसीलिए पूछ रहा है कि सर आपको कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में, ठीक है? तब फिर उसको अच्छे से समझाइए। लेकिन जब आप बिजनेस टेस्टिमनी दे रहे हैं तब आपने ये नहीं बोलना है कि आपको कितना टाइम हो चुका है इस बिजनेस के अंदर में, ठीक है? चलिए, ये टेस्टिमनी में आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आपकी प्लान प्रेजेंटेशन जो है वो टाइम बाउंड रहनी चाहिए। आपने समय में रहते हुए, समय का पालन करते हुए आपने जो है अपना प्लान प्रेजेंटेशन देना है। 1 to 1 अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर 20 से 25 मिनट में आपने 1 to 1 प्लान प्रेजेंटेशन को आपने क्लोज करना है। और अगर किसी हॉल में, किसी वेन्यू में या जूम मीटिंग में अगर प्लान प्रेजेंटेशन हो रही है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 मिनट के अंदर आपका पूरा कार्रवाई खत्म हो जाना चाहिए। आपकी मीटिंग एंड हो जानी चाहिए, एंड, ठीक है? आपकी मीटिंग में एंड का जो बटन आता है ना, वो एंड का बटन दब जाना चाहिए 90 मिनट में, मेक श्योर। तो टाइम बाउंड रह के आपने शो द प्लान करना है हमेशा। ये आपका शो द प्लान के अंदर में चीजें आ गई, ठीक है? कौन कौन सी चीजें एक बार फिर से देख लो, ड्रेस कोड, टेस्टिमनी और टाइम बाउंड, ठीक है?
आगे चलते हैं इसके अंदर में। इसके बाद आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर। फॉलो अप के अंदर में सबसे पहला जो आप बेसिक जो काम कर सकते हैं वो है कॉमन रेपो का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉलो अप में। कॉमन रेपो का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट को स्टूडेंट से भिड़ा दो, डॉक्टर को डॉक्टर से भिड़ा दो, फौजी को फौजी से भिड़ा दो, पुलिस वाले को पुलिस वाले से भिड़ा दो, टीचर को टीचर से भिड़ा दो, बैंक कर्मचारी को बैंक कर्मचारी से भिड़ा दो, आईएएस ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर से भिड़ा दो। कॉमन रेपो वाले व्यक्ति को कॉमन रेपो वाले व्यक्ति से भिड़ा दो। ठीक है। अब मान लीजिए आपके साथ में कोई आपका प्रोस्पेक्ट है, वो एक स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट को प्लान दिखाने के लिए लेकर आ गए और आप लेकिन स्टूडेंट नहीं है, आप क्या हैं? आप सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप जिस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ लेकर आए वो एक स्टूडेंट है, तो वो आपकी बात से एकदम से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि आपके और उसके बीच में एक तो जनरेशन गैप आ गया, एक तो एज गैप आ गया। आपकी एज कम से कम 10-12 साल ज्यादा है उस स्टूडेंट से। ठीक है ना। वो अपनी एज का व्यक्ति ढूंढ रहा है कि उसकी एज का या उससे 1-2 साल बड़ा हो चलेगा। तो आपने क्या करना है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आप देखिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कम एज का है, जो स्टूडेंट लाइफ में जिसने सक्सेस अचीव करी है। अगर वो आसपास मौजूद है, आप अगर डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं तो डायरेक्ट बात करवा सकते हैं, वो आप करवाइए। अगर आप डायरेक्ट बात नहीं करवा पा रहे हैं तो आप उनकी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि सर देखिए, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हमारे एक अपलाइन है, उनका नाम सो एंड सो है और उन्होंने भी आप ही की तरह ग्रेजुएशन करते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते उन्होंने इस बिजनेस से बहुत अच्छी अचीवमेंट ले ली थी। और जब उनके साथ के बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे थे तब वो लगभग 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गए थे इस बिजनेस से। और आज की डेट में उनकी इनकम लगभग 4.5-5 लाख रुपए महीने की इनकम है। एक उन्होंने बढ़िया कार जो है उन्होंने आज से अचीव करी है और इतने उनके साथ में इतने सारे लोग काम करते हैं पूरे देश भर के अंदर। इस तरीके से आपने जो है उनका थोड़ा सा बिल्डअप देना है। कॉमन रेपो का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कॉमन रेपो से लोगों को ज्यादा मोटिवेशन आता है, डिसीजन लेने में आसानी होती है। ठीक है, फॉलोअप की प्रक्रिया क्या है? डिसीजन लेने की प्रक्रिया है ना, तो कॉमन रेपो से आदमी को डिसीजन लेने में आसानी होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई आर्मी पर्सन है तो आप उन्हें बोल सकते हैं देखिए सर हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ये भी एक सर हैं, ये भी आर्मी से ही हैं और इन्होंने आर्मी में रहते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। हालांकि इन्होंने अपने नाम पे आईडी नहीं ली, इन्होंने अपने वाइफ के नाम पे आईडी ले रखी है। उस पे ही ये धीरे धीरे जब भी इनको समय मिलता है उसके साथ में इन्होंने इस बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू किया और आज इस बिजनेस से सर इनको ये लगभग 5-5.5 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं और यहाँ से इनकी ये अचीवमेंट है और हम भी इन्हीं की टीम का एक छोटा सा पार्ट है। तो इस तरीके से आपने जो है उनका बिल्डअप देना है। समझ में आ गया? अगर आप डायरेक्ट बात करवा सकते हैं फोन पे या वीडियो कॉल पे तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद आपने क्या है, आपको एक नियम याद रखना है फॉलोअप के अंदर कि फॉलोअप में आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा वो हमेशा नो से ही स्टार्ट करेगा। यानी कि आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है नो सुनने के लिए। कई सारे नेटवर्कर्स होते हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते, नो सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, दे आर नॉट रेडी टू लिसन नो, वो नो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो नो जैसे ही सामने से आता है उनका क्या होता है, उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनका मोटिवेशन गिर जाता है। लेकिन एक जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी है ना, एक होता है अनाड़ी, एक होता है खिलाड़ी। तो जो खिलाड़ी नेटवर्कर है उसकी कहानी क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है मैं बताता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पर आपको देखते हैं, यहाँ पर एक नियम है। अगर आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, आपने नो के डर से बाहर आना है, तो यह है नियम, यह है 8/73 रूल, जिसको आपने कभी भी भूलना नहीं है। 8/73 रूल क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हम 8 का मतलब क्या है, 8 पे हम बात करते हैं। 8 का मतलब ये है, ध्यान से देखना, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 44%, 22%, 16%, 10%, 8%, है ना। हमें इस 8% के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है। देखिए दोस्तों, सेल्स की फील्ड का ये नियम है, सेल्स की फील्ड में ये स्टडी करी गई है, बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल्स के ऊपर चेक किया गया है इस चीज को और पता लगाया गया कि कितने सेल्स प्रोफेशनल हैं
जो कि अनाड़ी होते हैं और कितने सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ऑन एन एवरेज जो कि खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें ये एक आंकड़ा निकल कर आया कि जितने भी सेल्स प्रोफेशनल मार्केट में काम करते हैं, या हम बात करें कि सेल्स प्रोफेशनल की जगह हम बात करते हैं नेटवर्कर्स, जितने भी नेटवर्कर्स फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, मान लीजिए 100 नेटवर्कर फील्ड में निकले सुबह सुबह फॉलोअप करने के लिए, 100 नेटवर्कर सुबह सुबह फील्ड पे निकले फॉलोअप करने के लिए, तो 100 में से 44% नेटवर्कर तो ऐसे होते हैं जिनको पहला ऑब्जेक्शन सामने से आते ही वो गिव अप कर जाते हैं। जैसे ही सामने वाले ने बोला नो, पहला नो सुनते ही वो हार मान जाते हैं। सामने वाले ने बोला यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो जैसे ही सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है, तो ये बोलता है कि अरे यार इसके पास तो पैसा ही नहीं है, खाली बेकार में खाली पीली टाइम वेस्ट किया इसके ऊपर, है पैसा ही नहीं है इसके पास, तो यार चलो निकलते हैं यहां से। वो पहले ऑब्जेक्शन में ही ढेर हो गया। समझ में आ गया? 44%। ये अनाड़ी नेटवर्कर्स हैं सबके सब, जो पहले ऑब्जेक्शन पे ही गिव अप कर देते हैं। सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है, तो ये उसमें सही तह में जाने की कोशिश नहीं करते कि इसके पास एक्चुअल में पैसा नहीं है या ये खाली बहाने बना रहा है। ठीक है, वो इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं 44% लोग। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दूसरी कैटेगरी है 22% नेटवर्कर्स की। 22% नेटवर्कर जब फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनकी कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो पहला ऑब्जेक्शन तो बराबर संभाल लेते हैं। सामने वाला कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो सामने वाले को कहते हैं बहुत बढ़िया सर, ये आपकी अचीवमेंट है कि आपकी प्रॉब्लम है सर? सामने वाला कहता है सर कैसी बात कर रहे हो सर, ये मेरी अचीवमेंट कैसे हो सकती है? पैसा नहीं होना अचीवमेंट थोड़ी होती है, पैसा नहीं होना तो सर प्रॉब्लम होती है ना। तो बोला सर बहुत बढ़िया सर, जी हाँ सर, पैसा नहीं होना प्रॉब्लम होती है और जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हमारी लाइफ एक्चुअल में बड़ी रिस्क में चल रही होती है अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो, क्योंकि कब कहां पर पैसे की जरूरत पड़ जाए और जीवन मृत्यु का सवाल आ जाए हमें पता नहीं रहता है। इसलिए जीवन में पैसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, और आपको और हमको, हमारे जैसे लोगों को इस बिजनेस की जरूरत ही इसलिए है सर क्योंकि हमारे जैसे आम लोगों के पास में पैसा नहीं होता है। हमें इस बिजनेस को इसीलिए तो करना है सर क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता, अंबानी जितना, अडानी जितना, बिरला साहब, टाटा के जितना अगर हमारे पास पैसा होता, तब हमें ये बिजनेस करने की जरूरत थोड़ी होती सर। हमें बिजनेस करना ही इसलिए क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है सर, है ना। तो ये पहले ऑब्जेक्शन को बड़े तगड़े तरीके से संभालते हैं 22% लोग जो है ना। ये पहला ऑब्जेक्शन तो बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जैसे दूसरा ऑब्जेक्शन आता है, ये दूसरे ऑब्जेक्शन में ढेर हो जाते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्शन आते ही ये गिव अप कर देते हैं 22% लोग। सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है तो इन्होंने हैंडल कर लिया, लेकिन उसके बाद सामने वाला कहता है यार समय नहीं है मेरे पास, तो ये बोलता है अरे यार इसको तो समझाना ही बेकार है, इसके पास तो समय नहीं है, इसको कैसे समझाएंगे। बोला समय नहीं है इसके पास तो ये क्या कर लेगा इस बिजनेस के अंदर में, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये काम कैसे करेगा, ये प्लान कैसे देगा, ये फॉलोअप कैसे करेगा, इसके पास तो टाइम ही नहीं है। तो ये दूसरे ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं। समझ में आ गया? 22% लोग। लेकिन उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है 16% नेटवर्कर्स। 16% नेटवर्कर्स क्या होते हैं? पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन जैसे ही सामने वाला कोई तीसरा ऑब्जेक्शन देता है तो ये गिव अप कर जाते हैं 16% लोग। इसी तरीके से 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि पहला ऑब्जेक्शन बराबर हैंडल करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्शन बराबर हैंडल करते हैं, तीसरा ऑब्जेक्शन बराबर हैंडल करते हैं, और जो चौथा ऑब्जेक्शन आता है उसमें गिव अप कर जाते हैं। समझ में आ गया? 44% पहले ऑब्जेक्शन में गिव अप कर गए, 22% दूसरे ऑब्जेक्शन में, 16% तीसरे ऑब्जेक्शन में और 10% चौथे ऑब्जेक्शन में गिव अप कर जाते हैं। तो इस तरीके से 100 में से 92% नेटवर्कर्स पहले, दूसरे या तीसरे या चौथे ऑब्जेक्शन में गिव अप कर जाते हैं, 92% नेटवर्कर्स, और बच जाते हैं सिर्फ 8% नेटवर्कर्स। ये 8% नेटवर्कर्स जो है ना, ये तब तक गिव अप नहीं करते जब तक ये क्लोजिंग को सक्सेसफुल नहीं कर लेते। यानी कि सामने वाला जब तक ऑब्जेक्शन देता रहेगा, 1 ऑब्जेक्शन, 2 ऑब्जेक्शन, 3 ऑब्जेक्शन, 4 ऑब्जेक्शन, 5 ऑब्जेक्शन, ये हर ऑब्जेक्शन को बराबर हैंडल करते हैं। ये खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं,
समझ में आ गया? ये एकदम ऐसे इंसान होते हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, जिन्होंने एजुकेशन ली हुई है, जिन्होंने सेल्स और क्लोजिंग के बारे में पढ़ाई करी हुई है, जिन्होंने कस्टमर हैंडल करने के ऊपर पढ़ाई करी हुई है, कस्टमर हैंडल करने की सारी स्किल्स जिन्होंने सीखी हुई हैं। ये ऐसे खिलाड़ी लोग होते हैं। इनका माइंडसेट क्या होता है, ये लोग जानते हैं कि सामने वाले के नो का ना एक कोटा है, कोटा। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। आपका हर एक प्रोस्पेक्ट जो है ना, जो आपको नो बोल रहा है, एक्चुअल में क्या है, उसकी नो का एक कोटा होता है। कोई भी प्रोस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो कि जिंदगी भर नो बोलने वाला है, ठीक है? जैसे एक लड़का होता है, वो एक लड़की को जब प्रपोज करता है शादी के लिए कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो लड़की क्या बोलती है? लड़की ये थोड़ी बोलती कि हाँ 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 आ जाओ आ जाओ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, ऐसा थोड़ी बोलती है। वो क्या बोलती है? वो बोलती है नो, बोलती है नो। फिर वो उसको और थोड़ा सा कुछ और उसको समझाता है और कुछ उससे बात करता है, वो उसकी एक ही नो पे हाथ थोड़ी मान जाता है। उस तरीके से वो उसको हैंडल करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि थोड़े नो सुनने के बाद में फिर यस भी आने वाली है, उसको पता है। इसी तरीके से एक जो काबिल नेटवर्कर होता है, वो भी अपने प्रोस्पेक्ट से प्यार करता है, और उसको पता है कि जो प्रोस्पेक्ट है ना, इसकी भी नो का एक कोटा है। ये 4 बार 5 बार नो जरूर बोलेगा, लेकिन उसके बाद इसकी यस आने वाली है। उसको पता है कि हर एक प्रोस्पेक्ट का नो का कोटा होता है। जीवन में हर इंसान का एक नो का कोटा होता है। अगर सामने वाले का हमने नो का कोटा खत्म कर दिया तो यस 100% आने वाली है, ठीक है ना? तो जैसे ही सामने वाला एक नो बोलता है ना, तो जैसे ही सामने वाले ने पहला नो बोला,